हाँ जी। सो द चैप्टर नेम इज प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हाँ जी। सो हम सबको पता है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। क्या पता है हम सबको कि सेक्शन 28 जो होता है वो एप्लीकेबल होता है पीजीबीपी पर, है ना। अब क्योंकि जब हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो हमें ये तो पता चलता है कि इस हेड के अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। पहली जो बिज़नेस की होती है, दूसरी जो प्रोफेशन की होती है, और तीसरी जो वोकेशन की होती है। अब वोकेशन क्या होता है, जनरली एक्टिंग को वोकेशन के अंदर आप देख सकते हो। अब सेकंड इज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है अगर आपको कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेंटरी आपके बिज़नेस की कोई इन्वेंटरी है और अगर आपके बिज़नेस की इन्वेंटरी डिस्ट्रॉय हो गई है और आपको कंपनसेशन मिला है, या फिर कोई ट्रेड है, जैसे एग्जांपल के लिए यूनियन ट्रेड है और यूनियन ट्रेड के आप मेंबर हो और आपको किसी तरीके की कोई इनकम हुई है, तो अगर मेंबर को कोई इनकम हुई है या फिर कुछ एक्सपोर्ट बिजनेस। अब देखो एक्सपोर्ट बिजनेस जनरली होता क्या है, ये जनरली लाइसेंस से रिलेटेड है। जैसे एक होता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। इसमें क्या होता है, आप जो है वो इंडिया में है, आपको इंडिया के बाहर से करना है कुछ इंपोर्ट। अब चूंकि आपको क्या करना है, इंडिया में इंपोर्ट करना है, तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। एक ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी के बारे में भी बोल रखा है, और एक है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। एक होता है गिफ्ट। अब आप बोलोगे गिफ्ट की बात कर रहे हो, तो देखो गिफ्ट तो अदर सोर्सेज में आता है, अदर सोर्सेज में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा गिफ्ट है जो आपको आपके बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन की वजह से मिला। यानी कि आपके बिजनेस में, जैसे कई बार होता है ना, डीलर्स को काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं डीलरशिप में, सीमेंट की डीलरशिप में तो बहुत सारे मिलते हैं, तो वो सारे गिफ्ट जो होते हैं वो पीजीबीपी में ही आ जाते हैं। अब देखना, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एग्जाम्पल के लिए आप किसी फर्म में पार्टनर हो, ठीक है, आप किसी फर्म में पार्टनर हो, XYZ कोई भी फर्म हो सकती है जहाँ आप पार्टनर हो। अब अगर आपको वहाँ से इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी मिलता है ना, तो फिर वो भी इसके अंदर आएगा बिजनेस, क्योंकि है तो बिजनेस ही ना। पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, तो आप उससे जो भी ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, बोनस ले रहे हो, कमीशन है, या फिर आपने उसे पैसा दिया है एज अ लोन और उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो। अब ये जो है ना, ये कहता है नॉन कम्पीट फी। देखो नॉन कम्पीट फी सिंपल सी बात है, कम्पीट नहीं करने की फ़ीस, भाई तू ये काम मत कर, उसकी फ़ीस अगर आपको मिलती है तो भी क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आती है। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है अगर आपके बिजनेस का कोई हेड है जिसके होने से वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, तो आपने उसके ऊपर जो इंश्योरेंस ले रखा है उसे हम जो है वो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। एक होता है, एग्जाम्पल के लिए आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। अब ये आपकी ज्वेलरी है, आपके ज्वेलरी का बिजनेस है, और आप अपने ज्वेलरी के बिजनेस को बंद करके उस ज्वेलरी को अपने घर पर रखने वाले हो। होता क्या है ना कि इसे जनरली अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो ऐसा होता है कि इन्वेंटरी को आप कैपिटल असेट्स बना रहे हो। तो एफएमवी का मतलब होता है कि अगर आप अपने घर के लिए वही चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू कितने की होती है, कितने में खरीदते हैं, बस उसी पर अपने घर पर लेकर आ जाओ, मतलब वही जो होगी वो आपके बिजनेस में उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आ जाएगा एज अ इन्वेंटरी का कॉस्ट अमाउंट। उसके बाद ये कहता है कि जहाँ पर आपका 35 AD होता है, कैपिटल असेट्स होता है, जो भी रिसीव होता है वो। अब स्पेकुलेशन बिजनेस यानी कि सट्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपने काफ़ी सारे जो एसएफएम में पढ़े नाम वही है। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या फिर स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब चूंकि सेक्शन 29 जो है वो बहुत सिंपल है, अब कुछ इस तरीके से समझते हैं। हमको सेक्शन 30 से लेकर 37 तक बातें करनी है। अब क्योंकि ये 29 सारे सेक्शंस का ओवरव्यू देता है, तो सबसे पहले अपन सेक्शन 30 के बारे में बात करते हैं। नाम से ही लगता है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। यानी कि अगर बिल्डिंग पर
कोई रेंट आप पे कर रहे हो, अब रेंट कब पे करोगे, जब वो आपकी नहीं होगी, यानी कि वो ओनर ऑक्यूपाइड नहीं है। अगर आप उसके ओनर हो तो फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, आप लोग रेंट नहीं क्लेम करते। लेकिन अगर आप टेनेंट हो तो रेंट, रेंट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। अब रिपेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू नेचर का, एक होता है कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर का मतलब सिंपल सा होता है भाई, आप लोग जो है उस असेट्स की कॉस्ट में वो खर्चा ऐड कर रहे हो। एग्जांपल के लिए कॉस्ट बुक्स में दिख रही है एसेट साइड 1 लाख रुपए, आपने अपने 50,000 रुपये जो आपने खर्चा किया वो और ऐड कर दिया, तो 1,50,000 रुपये का वो असेट्स हो चुका। आपने उसे रेवेन्यू यानी कि पी एंड एल में नहीं डाला। अगर आप पी एंड एल में डालते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आप यहाँ पर उसका डिडक्शन ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अब देखो, जैसा तुमने बिल्डिंग पढ़ा है, तुमको वैसा ही एक पढ़ना है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। वहाँ पर भी ऐसा ही बोल रखा कि भाई अगर प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर है, उसका तुम क्या करवाते हो, चाहे वो इंश्योरेंस है चाहे वो रिपेयर से, तो हम आपको क्या करेंगे, उसमें डिडक्शन दे देंगे। उसके खर्चे को आप क्या करोगे, रिपेयर या इंश्योरेंस है तो आप उसके खर्चे को क्या कर सकते हो, पी एंड एल में डाल सकते हो, मशीनरी हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो। ठीक है, अब सुनना। अब ये सारी बातें हुई। अब क्योंकि हमने मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के बारे में बात करी, तो इनका डेप्रिसिएशन का सेक्शन भी आया, ऑफ कोर्स आया। 32 इसी डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है, बोलता है मैंडेटरी डेप्रिसिएशन है क्लेम करना। अब इस पर क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन क्योंकि असेट्स पर क्लेम कर रहे हो, किस पर क्लेम कर रहे हो, असेट्स पर। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, असेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। अब टेंजिबल में क्या होता है, वापस से इन्होंने क्लासीफाई किया कि भाई बिल्डिंग अलग होती है, फर्नीचर अलग होता है ना, और प्लांट एंड मशीनरी अलग होती है। वही इनटेंजिबल में सब कुछ एक जैसा होता है। तो इन्होंने बोला कि उस पर तो हम 25% लगा देंगे, चाहे कोई भी इंटेंजिबल हो, कोई भी इंटेंजिबल हो। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर 2020 में निकल के आई, जब 1 अप्रैल 2020 में हमारी निर्मला सीतारमन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम जो गुडविल है उसे डेप्रिशिएट नहीं करने देंगे अब। तो जैसे ही ये उन्होंने बोल दिया, अब हंगामा हो गया कि अब गुडविल को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि इंटेंजिबल में अब गुडविल पार्ट नहीं बनता है, समझे। अब चूंकि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो इनकी क्या रेट होगी, अब सुनना। चूंकि बात करते हैं, रेट्स पर आ जाते हैं। रेट का यहाँ पर इन्होंने चार्ट दे रखा है ना अपने को, उसी चार्ट पर चलते। ये देखो, अगर बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, एग्जांपल के लिए एक एक कंपनी है बड़ी सी, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर दे रखे, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर दे रखे, और उस पर अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम करती है तो वो 5% कर सकती है। अगर वो बिल्डिंग अदर देन रेजिडेंशियल पर्पस है तो 10%। और अगर कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, कोई टेम्प्रेरी आपने शेड बना रखा है, किसी प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने कोई टेम्प्रेरी बिल्डिंग या शेड बना रखा है, तो वहाँ पर आप 40% क्लेम कर सकते हो। तो ये आपको समझना है, हाँ जी। उसके बाद जैसे ये वुडन स्ट्रक्चर, ये भी टेम्परेरी है, तो 40% क्लेम कर सकते हो। फर्नीचर एंड फिटिंग के बारे में बात करें तो आप 10% क्लेम कर सकते हो। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। नॉर्मल केसेस में इन्होंने सबसे पहले अपने को 15% बताया था, ठीक है। इन्होंने बोला कुछ भी हो, कोई सी भी प्लांट एंड मशीनरी हो, 15% जो है वो लगा देना। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया, लोगों ने एक्सक्यूजेज उठाना शुरू कर दिए कि भाई मेरा कंप्यूटर तो कैसे 15% लगाऊं, क्योंकि 15% लगाओगे तो आप कंप्यूटर की लाइफ तो बहुत लंबी बता रहे हो, ऐसे तो हमारे कंप्यूटर की लाइफ है नहीं, कंप्यूटर की लाइफ तो 3 साल होती है। कुछ इस तरीके से एक्सक्यूजेस आने लगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया ना, ये प्लांट एंड मशीनरी में रेटें अकॉर्डिंग डिसाइड कर दी, जिस अकॉर्डिंग जनरली वो चीज़ें यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका कंप्यूटर है या फिर आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है या फिर आपका लैपटॉप है, तो आप क्या कहोगे, कंप्यूटर। ध्यान रखना, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल को इंक्लूड नहीं करता। अब सुनो, क्या बोलोगे, कंप्यूटर लैपटॉप कितने साल चलता है, आप बोलोगे मैम अच्छे से अच्छा अगर उसका यूज़, क्योंकि मार तो रोज़ होता है, डेली होता है, तो मैं 2 ईयर्स मान लेती हूँ वो अच्छा चलेगा, उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ता है। 2 साल ही अच्छे से चलता है बस। इसी तरीके से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी फिर सब चीज़ों की लाइफ को देखते हुए उन पर रेट डिसाइड करी। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप 2 साल चलता है, तो बोला एक काम करो, 40% डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो, तो 80% तो 2 साल में कवर हो जाएगा, और फिर 20% नेक्स्ट में ले लेना, समझे। तो अब देखना, सबसे पहले मोटर कार के बारे में बात करते हैं, जो हायरिंग बिजनेस में। हायरिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मेरा तो बिजनेस ही है कि मैं तो क्या करती हूँ, कारें खरीदती हूँ और उसे हायरिंग पे देती हूँ। हायरिंग पे चढ़ाना मतलब कि अगर किसी को चाहिए जैसे 1 दिन के लिए तो उसको दे दिया, किसी को 10 दिन के लिए चाहिए उसे दे दिया। तो बोले अगर आपका बिजनेस है हायरिंग का, 30% आप लोग क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लेकिन तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये तारीख है क्योंकि 30% 2019 से लेकर 20 में आया था। आपको पता होना चाहिए कोविड से कुछ टाइम पहले ही, जब
बजट आया था तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो कार इंडस्ट्री है उसकी हालत बहुत ख़राब है। उस टाइम पर कार इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब थी। उसको ऑटो सेक्टर की हालत को सुधारने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने कुछ ऐसे रिडक्शन लेकर आने पड़े ताकि क्या करें, लोग कार ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो इनको 30% का डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका मिल गया। बाकी तो 15% है, जैसे कि मैंने बोला था ना कि प्लांट एंड मशीनरी पर 15% है इन जनरल केस, कुछ याद ना आए तो। अब उसके बाद क्या हुआ ये देखो, मोटर मोटर बसेस के बारे में, मोटर लॉरीज के बारे में इन्होंने क्या बता रखा है, अगर वो हायरिंग पे है, अगर वो हायर कर रखा है, ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने ये बता रखा है इस पे। और सुनो, अगर वो बसेज है या लॉरीज है या टैक्सीज है, ठीक है, वो कार नहीं है, वो कार नहीं, वो बस है, लॉरीज है, ठीक है, टैक्सी है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये टेन्योर में जो 19-20 का टेन्योर है, 23/8/2019, आप 45% क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप 30% क्लेम कर सकते हो। देखो, बस के बारे में, लॉरीज के बारे में, यानी कि बड़े बड़े जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो हायरिंग पे है, उनमें 30% का इन्होंने क्या किया, क्योंकि देखो पैसा भी तो बहुत इन्वेस्ट होता है। अब ये सोचो, लाइफ तो भले ही लंबी होती है, ट्रक की लाइफ लंबी होगी, मैं मानती हूँ, मैं उससे मना ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो महंगा भी तो कितना होता है। तो 30% कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग बात करो उस ट्रक के बारे में, तो वो होता है, मान लो 10 लाख का है या 20 लाख का, तो 10 लाख का अगर आप 30% दे भी रहे हो तो 3 लाख रुपये दे रहे हो। तो ये कार है जो आपका 15% में फॉल करता है, और जनरली बसेज है वो आपकी 30% में फॉल करती है। उसके बाद यहाँ पर एक और आया था, प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज, जो मॉल्स होते हैं जो रबड़ वाले, वो 30% में आते हैं। उसके अलावा एरोप्लेन्स जो होते हैं, एयरक्राफ्ट जिसे आप बोलते हो, वो 40% में आते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन लगाती है, वो 40% की स्लेब में आते हैं। अब मेरी बात सुनना, 40% की स्लेब में जो हवा में उड़ता है ना प्लेन, वो भी आता है। जो हवा में उड़कर पोल्यूशन फैलाता है, तो पोल्यूशन रोकने के लिए जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, वो भी 40% में आते हैं। या फिर इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर आपने ऐसा कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगाया है, तो देखो पोल्यूशन है या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, वो भी 40% में आएगा। इसके अलावा कोई एनर्जी सेविंग डिवाइस लगा है, जैसे कि एक होता है वाइन मिल्स। वाइन मिल्स मतलब क्या होती है, जो पवन चक्कियाँ आप जिसे कहते हैं, तो पवन चक्कियाँ भी 40% में आती है, ठीक है, पवन चक्कियाँ भी 40% में आती है। पहले बोला हवा में एयर पोल्यूशन कम करो, है हवा में पोल्यूशन कम करो, फिर हवा में हमने क्या किया, पोल्यूशन कम हो गई तो वाइन मिल्स लगा दी, पवन चक्कियाँ लगा दी, ठीक है। इसके अलावा कोई जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी 40% में फॉल करता है। बाकी 15% में फॉल करेगा। कंप्यूटर मैंने आपको बताया 40% में फॉल करता है। बुक्स 40% में फॉल करता है। इसके अलावा इन जनरल केसेस में आपको सिर्फ 15% याद रखना है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, अगर मैं आपसे कहूँ कि एयर कंडीशनर, एसी, और मैं आपसे कहूँ कि एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट, तो क्या होता है ना, आप सोचते हो एयर एयर, नहीं, एयर पोल्यूशन पर 40% लगता है, ये बात मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन एयर कंडीशनर तो प्लांट एंड मशीनरी है ना। एसी, यहाँ तो एसी का कोई ब्लॉक नहीं हो, जिसका कोई ब्लॉक नहीं है वो जनरल कैटेगरी में जाएगा। शिप जो होती है, जो पानी में चलती है ना, शिप शिप जो पानी में चलती है ना, क्रूज, इन सब पर 20% का जो है वो रेट अप्लाई होता है। क्लियर इट। और इनटेंजिबल मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, अब एक और चीज़ सुनना, बढ़िया चीज़ है, 180 डेज और पुट टू यूज़ का कंसेप्ट। क्या होता है पीटीयू, पुट टू यूज़, और 180 डेज़ का कंसेप्ट। 180 डेज़ का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई साहब, जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन आज खरीदी, अब जैसे 1 अक्टूबर को आपने कोई मशीन खरीदी, तो 1 अक्टूबर को अगर आपने कोई मशीन खरीदी, तो क्या उसका 180 डे यूज़ होगा क्या? 31 मार्च तक ऑफकोर्स होगा, है ना। तो अगर 180 डेज से ज़्यादा किसी मशीन का एक ईयर में यूज़ होता है, तो उस पर आप फुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर उस मशीन का, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को वो मशीन, ओसीटी, 8 अक्टूबर को वो मशीन खरीदी, तो ऑब्वियसली आपने उसे 180 दिन से कम के लिए यूज़ किया है, तो आप उस पर फुल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ मैंने आपको बोली ना, पुट टू यूज़, तो क्या होता है पुट टू यूज़?
सुनो, क्या होता है पुट टू यूज़? तो जनरली पुट टू यूज़ ऐसा बोलता है कि भाई आपने उसे कब यूज़ किया, कब आपने अपने बिजनेस में उसे यूज़ किया। कब परचेज़ किया? नहीं। कब आपने उसमें काम करवाया, रिपेयरिंग करवाई? नहीं। कब उसे यूज़ किया एक्चुअल में। ठीक है, ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी देंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चंस पहले स्टार्ट हो गए। एक आपका कंसेप्ट होता है, समझना, एक आपका कंसेप्ट होता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट किसके लिए आया? तो जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो पावर जनरेटिंग बिजनेस के लिए, उन्हें हमने बोला कि हम तुम्हें 20% और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाने का मौका देंगे उस असेट्स पर पहले साल। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस अटैच कर दी। अब सुनना, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ क्या करी, कंडीशंस अटैच कर ली। अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की। इन्होंने बोला कि सबसे पहले वो न्यू होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, वो न्यू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दूसरा ये बोला है कि भाई वो ऑफिस में यूज़ नहीं होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, ऑफिस में यूज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला है कि वो व्हीकल नहीं होना चाहिए, वो ट्रक नहीं होना चाहिए, वो एयरक्राफ्ट या शिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये बोली। और यहाँ पर आपको 20% की रेट से मिलता है डेप्रिसिएशन। अगर हाफ हो जाएगा, अगर 180 डेज़ का कंसेप्ट अप्लाई होगा, जैसे डेप्रिसिएशन में अप्लाई होता है कि भाई अगर आपका कोई असेट्स जो है वो अभी खरीदे हुए 180 दिन भी नहीं हुए, तो आप 20% नहीं, आप एक काम करो 10% क्लेम कर दो, और जो 10% है वो नेक्स्ट टाइम क्लेम कर देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो थी वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की मैंने आपको क्या बताई, बात बताई। अब एक चीज़ समझना, एक और बात मैं आपको बताती हूँ जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की है, कि अगर आपने किसी प्लांट इन मशीन, जैसे एग्जांपल के लिए 35 AD है या साइंटिफिक रिसर्च का कोई सेक्शन है, और उसके अंदर आपने 100% प्लांट इन मशीनरी पर डिडक्शन क्लेम कर दिया है, तो फिर आपको वापस से क्या नहीं मिलता है, क्लेम करने का मौका नहीं मिलता है। ये भी पक्की बात है, हाँ जी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करी है डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी।